तो स्टूडेंट्स, मैं बात कर रही थी कि हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपके यूज़ किए हैं इक्वेशन नंबर 6 में, बट हम यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे अब। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए हमारे पास, आपको पता है कि अगर आपने बहुत डिटेल में आपने ये कर लिया होगा क्वांटम में, तो जस्ट मैं इस तरह से बता रही हूँ कि सपोज़ ये अगर हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है, तो यहाँ पर आर डिस्टेंस पे आपका कोई अब यहाँ पर आर डिस्टेंस पे हम यहाँ पर तो आयन की बात करेंगे, या वहाँ पर आप पार्टिकल की बात करते हो, यहाँ पर हमारा आर डिस्टेंस पे आपका कोई इधर आयन है। ठीक है, तो ये आपका थीटा ले लेते हैं एक्स एक्सिस में, और देन वाई एक्सिस में, देन आपका फाई ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये मूवमेंट आपने वहाँ पर करी होगी। तो ये चीज़ फिर वहाँ से हम जब डिराइव करते हैं तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमारे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनते हैं वो आपके इस तरह से बनते हैं, इस तरह से। ठीक है, अब डेल साई अपॉन डेल थीटा, फिर डेल साई अपॉन डेल फाई, और इनमें तीन, और एक आपका रिस्पेक्ट टू आर होता है। ये आपका रिस्पेक्ट टू थीटा है, ये रिस्पेक्ट टू फाई है, और एक आपका डेल साई अपॉन डेल आर होता है। ठीक है, इन तीनों को हम लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्योंकि अभी एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक पॉइंट को कंसीडर यहाँ पर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर इन दोनों को अभी ज़ीरो लेंगे। हम सभी अभी सिर्फ एक पॉइंट को ले रहे हैं। सपोज़ कि वो एक पॉइंट जो आपका एक सिंगल पॉइंट जो है वो, मतलब कि वहाँ पॉइंट पे जो इनिशियल सेंटर से जो आपका, या एक पॉइंट से एक आयन से दूसरे आयन के बीच में आपका डिस्टेंस आपके आर है, तो वहाँ पर हम कंसीडर सिर्फ एक पॉइंट को कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर हम जो दो एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो एंगल बन रहा है रोटेशन का, उसको हम जो है वो ज़ीरो लेने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए ही हमने इन दोनों को ज़ीरो ले लिया, और सिर्फ हमने जो थर्ड वन था डेल साई अपॉन डेल आर, सिर्फ उसी की ही वैल्यू को हमने लिखना है। तो ये जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यहाँ पर डेल साई जो मैंने डेल अपॉन आर लिखा, इसकी वैल्यू होती है, वैसे ही डेल साई अपॉन डेल थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, और वैसे ही डेल साई अपॉन डेल जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ये हम डराइव करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में। ये आपने मैथमेटिक्स में भी किया होगा, हम फिजिक्स में भी किया होगा। तो जब हम इन तीनों की वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो मैंने कहा कि ये आपकी जो दो चीज़ें हैं, इनको तो हम ज़ीरो लेने वाले हैं, राइट। हम सिर्फ इसी को ही लेंगे। तो इसकी जो इक्वेशन बनती है पोलर कोऑर्डिनेट्स की, ठीक है, डेल साई अपॉन डेल आर की जो इक्वेशन बनती है, ठीक है, जो ड्राइव करके हमारे पास इक्वेशन जो आती है, ये आप यूज़ भी करोगे अभी रिजिड रोटेटर में, आप यूज़ करोगे अगर आपने कर लिया होगा तो। अदरवाइज़ आप उसमें ये डेरिवेशन में करने वाले हो आपकी क्वांटम में। ठीक है, तो ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी वैल्यू आती है उसकी, डेल साई अपॉन डेल आर की वैल्यू यहाँ पर हमारे इस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। तो ये हो गई, और राइट साइड में हमारे पास यही है जो कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में था। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो हमारे पास एच साई अपॉन ई साई जो हम लेते हैं, उसी की ही ये फॉर्म है। ठीक है, पर मैंने कहा कि यहाँ पर हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज़ किए हैं हमने यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ किए हैं। तो इसीलिए ही हमारे पास से जो इक्वेशन नंबर 9 है वो हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर जो 8 थी, ये आपकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में थी, और ये आपकी 9 वाली क्वेश्चन पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में है। तो अब इस इक्वेशन नंबर 9 में अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, किसकी, यहाँ पर रो ई की, जो कि हमने इक्वेशन नंबर 7 में निकाल ली है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 7 से हम रो ई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 9 में पुट करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर 7 में रो ई की जो आपकी वैल्यू है, जस्ट मिनट, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। बाकी आपकी क्वेश्चन सेम वही रहेगी। तो देखो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड सेम आपकी वही रह गई है। उसके बाद -4 पाई अपॉन डी आपका वही रह गया है, और ये वाली वैल्यू जो है, ये हमारी वैल्यू हमने पुट कर दी है साई की वैल्यू, सॉरी रो ई की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7। तो अब हमने इनको रीअरेंज करना है। रीअरेंज किया हमने इनको, तो
जो आपकी राइट हैंड साइड को था उसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, और कुछ भी नहीं किया है हमने, लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रहने दी है। राइट हैंड साइड में भी जस्ट हमने इसको ब्रैकेट ओपन किया है, बाकी आपकी इक्वेशन वैसे ही रहने दी है। ठीक है, तो ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 10 हमारी आ गई है ये मेन इक्वेशन, जिसमें कि 1/r² डेल अपॉन डेल आर देन r² डेल साई अपॉन डेल आर। ठीक है, यहाँ पर r आपको पता है ये डिस्टेंस है, और साई आपको पता है। देन राइट हैंड साइड में 4π/d है, d आपका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। देन एप्सिलॉन² अपॉन साई अपॉन के टी, यहाँ पर जो k है ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, राइट। देन समेशन ऑफ NiZi²। अब हम क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड में एक्सेप्ट साई के अलावा जो भी वैल्यूज़ हैं उसको हम एक अलग से अज्यूम कर लेंगे उस वैल्यू को। ठीक है, क्योंकि वही आपकी मेन वैल्यू है। बाकी आपके ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड में ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ पर हम जब वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने देखो कि जो आपकी एप्सिलॉन को छोड़ के जो ये वैल्यू है वो यहाँ पर ये पुट कर ली है। ठीक है, कप्पा से हम जो कप्पा है वो हम अज्यूम कर लेंगे इस टर्म को, जो कि थी हमारे पास 4π/d देन एप्सिलॉन² साई अपॉन के टी। इसके अलावा मल्टीपल मैं नीचे लिख रही हूँ, इसका मल्टीपल समेशन ऑफ NiZi²। तो जो इतनी इक्वेशन थी, ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने पूरी इक्वेशन को जो है वो यहाँ से यहाँ तक की पूरी इक्वेशन को क्या कर लिया हमने, कप्पा अज्यूम कर लिया है, राइट। इस पूरी इक्वेशन को हमने कप्पा यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सॉरी इसको k से हमने डिनोट करना है, तो हमें दूसरी तरफ जो है वो इसकी पावर 1/2 लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये जस्ट अ मिनट, यहाँ पर देखो जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है हमारे पास कप्पा स्क्वायर से हमने इसको लिया है, हमने कप्पा की वैल्यू निकालनी है। बट मैंने कहा कि राइट हैंड साइड को हमने कप्पा स्क्वायर, यहाँ पर के थोड़ा छोटा लिखा हुआ है तो इसको थोड़ा आपने कप्पा की फॉर्म में लिखना है। दिस विल बी लाइक दैट कप्पा साई। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गलत है ये, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक के की वैल्यू भी है, जो स्मॉल के यहाँ पर लिखा हुआ जी, जो वाला के वाला जो वैल्यू है ये आपके बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और जो कप्पा है ये हमने इसकी वैल्यू को अज्यूम किया है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड की जो इक्वेशन है, उस राइट हैंड साइड की इक्वेशन को हमने कप्पा स्क्वायर साई ले लिया है। तो जो कप्पा स्क्वायर की वैल्यू है वो मैंने कहा कि ये वाली है, तो इसलिए ये पावर उसी तरफ हो गई। ठीक है, हमारे पास जो कप्पा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमने कप्पा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर ये वाली ली है, दिस वन। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर हमें कप्पा चाहिए तो उसकी पावर दूसरी तरफ वाले की पावर जो होगी वो 1/2 हो जाएगी, जो कि हमने यहाँ लिखी है, राइट। मैंने कहा कि आपकी जो कप्पा की वैल्यू है वो स्क्वायर में ली थी, तो दूसरी तरफ जाके ये इसकी पावर में आ जाएगी। बाकी आपकी सारी यही वाली टर्म यहाँ पर रहेगी। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट के बीच में 4π जो कि यहाँ लिखी हुई है, 4π/² समेशन ऑफ NiZi² अपॉन के टी। ठीक है, और डी भी है, यहाँ पर डी भी है, तो नीचे डी के टी है ये डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई कप्पा की। ठीक है, मतलब कि इस इक्वेशन में जो पूरी ये इक्वेशन है जो कि उस उनका बिहेवियर बता रही है, तो उस इक्वेशन में ये पर्टिकुलर वैल्यू की वैल्यू हमने के लिखी है। तो वैसे आपकी जो मेन इक्वेशन जो हमने डिराइव की है वो इक्वेशन नंबर 10 है, और 10 इक्वेशन को मैंने कहा कि कप्पा की फॉर्म में हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन आ गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आई है। ठीक है,
आप अगर इसको देखते हो तो ये जो हमारा रिज़ल्ट आया है ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म आया है ना। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास सॉल्यूशन भी होना चाहिए। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने इसका सॉल्यूशन भी हमने लिखना है। तो यहाँ पर इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखने के लिए हमने ये यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा है, दिस वन, दैट a इंटू ई रेज टू द पावर माइनस कप्पा है, ये k नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर वर्ड्स में लिख दिया है, क्योंकि k आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये कप्पा r है अपॉन r प्लस b ई रेज टू पावर माइनस कप्पा r अपॉन r। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने सॉल्यूशन लिखा है, किसका सॉल्यूशन, फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 10। और यहाँ पर a एंड b आर इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। आपकी इक्वेशन नंबर 12 जो आती है, ये वाली आपकी इक्वेशन नंबर 12 है। यहाँ पर ये साई की वैल्यू है, ये साई इज़ इक्वल टू दिस वन है ये। तो ये हमारे पास साई की वैल्यू है, ये इसका इक्वेशन नंबर 10 का सॉल्यूशन है। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि ये वाली वैल्यू हमारी साई की वैल्यू है, तो ये वाली सेल वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन नंबर 10 का सॉल्यूशन है। 10 का सॉल्यूशन होने का मतलब क्या हुआ कि इस साई की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा अगर हम साई की वैल्यू ये पुट करते हैं। तो ये इसका मतलब हुआ कि ये इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि हमने जहाँ पर क्वांटम में पढ़ रहे हो वहाँ पर भी आप देखो पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, 3 डायमेंशनल बॉक्स, देन रिजिड रोटेटर आपने पढ़ा, हार्मोनिक ऑसिलेटर आप पढ़ोगे, ये 4 आपकी डेरिवेशंस आप करोगे, तो इन चारों ही डेरिवेशंस में आप उनमें उनके बिहेवियर को निकालने के लिए उनकी इक्वेशन निकालते हो, देन उसका सॉल्यूशन निकालते हो। तो वैसे ही हमने इक्वेशन नंबर 10 के लिए ये जो इक्वेशन नंबर 12 है यहाँ पर ये इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये हो गई हमारे पास आपकी इक्वेशन फॉर जो आपका डाइल्यूट हमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया था। तो यहाँ तक आपकी ये इक्वेशन निकल चुकी है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन आपकी कैलकुलेशन करेंगे, जो आपकी ए और बी की जो वैल्यू है, क्योंकि ए एंड बी आपकी इंटीग्रेटेड कांस्टेंट हैं, तो आप आगे इनकी वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपसे पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो थैंक यू।